नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान के अंतर्गत आपने इसके पहले वीडियो में देखा सर्वेक्षण अनुसंधान या सर्वेक्षण विधि क्या होती है। तो सर्वेक्षण अनुसंधान के जो प्रकार हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट को हमने बताया था, पार्ट 1 को बताया गया, जिसमें था कि जो अनुसंधान का कार्य है, जो उसका वर्गीकरण है, जो उसके प्रकार या टाइप्स बनाए गए हैं, वे डाटा कलेक्शन के आधार पर, जिसके अंतर्गत आपने देखा जिसमें डाक सर्वे, पैनल सर्वे, टेलीफोन सर्वे एवं साक्षात्कार सर्वे, इन 4 चीजों को महत्व दिया गया। लेकिन दूसरा जो इसका पार्ट होता है वह पार्ट है, अगर इनको हम उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो इसमें कौन कौन से इसके भाग आएंगे, कौन से प्रकार होंगे। तो जैसे सर्वेक्षण के प्रकार, अगर उद्देश्य की दृष्टि से हम लेते हैं, टाइप ऑफ सर्वे अकॉर्डिंग टू एम्स, तो इसमें क्या होता है, इसके 3 भाग हो जाते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है विवरणात्मक, दूसरा होता है मूल्यांकन सर्वे और तीसरा होता है तुलनात्मक, कंपैरेटिव। तो जो डिस्क्रिप्टिव, इवैल्यूएटिव और कंपैरेटिव, ये 3 जो इसके भाग बनते हैं, इन तीनों में भी इसके अलग अलग उपभाग बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, इसका एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। विवरणात्मक या डिस्क्रिप्टिव सर्वे जो होता है, इसके अंतर्गत भी जन समूह सर्वे, जिसे हम मास सर्वे कहते हैं, और सहसंबंधात्मक सर्वेक्षण, जिसे हम कोरिलेशन सर्वे, और व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी सर्वे, पृष्ठोन्मुखी रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे, यानी ये 4 भाग इसके अंतर्गत हो जाते हैं विवरणात्मक सर्वे के अंतर्गत। ठीक इसी प्रकार से जो इसका दूसरा भाग मूल्यांकन सर्वे, इसमें जो है आप देखेंगे इवैल्यूएटिव सर्वे में कालानुक्रमिक और अनुप्रस्थ काट, कालानुक्रमिक अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच, और दूसरा इसका जो भाग बनता है वह अनुप्रस्थ काट, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। इसके आधार पर यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब आता है तीसरा, जिसे हम तुलनात्मक या कंपैरेटिव सर्वे कहते हैं। तुलनात्मक का भाग केवल अपना ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है, जो भी कुछ अनुसंधान से समस्याएं संबंधी अनुसंधान होता है, उसमें 2 वस्तुओं के बीच में, 2 चरों के बीच में उनके कोरिलेशन को देखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और उन्हीं चरों को या आंकड़ों को उसमें समाहित किया जाता है जो दोनों में समान रूप से पाए जाते हों। तो आइए हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सर्वेक्षण अनुसंधान सर्वे रिसर्च पार्ट 2, इसके अंतर्गत आपको क्या समझाना है, आपको क्या देखना है, किन नई चीजों से आप इस समय अवगत होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अनुसंधान संबंधित विषय वस्तु हो उसको सरलता पूर्वक समझने के लिए, जानने के लिए आप वीडियो को निरंतर देखते रहें। जैसे हमने कहा कि सर्वेक्षण अनुसंधान सर्वे रिसर्च जो होता है, इसका पहला भाग इसके पूर्व के वीडियो में बताया गया, जिसमें डाटा कलेक्शन के बेस पर उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। सर्वे माने जो सर्वेक्षण है उसका जो प्रकार है, काइंड्स है, टाइप्स है, उसको बताया गया था। अब यहाँ पर जो दूसरा भाग होता है वह उद्देश्य की दृष्टि से लिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एम्स, ऑब्जेक्टिव। अब इसमें क्या होता है, तो सबसे पहली बात, हम आपका प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा मजबूत करें। प्रीवियस नॉलेज से अभिप्राय है कि जो आपने अब तक सीखा कि सर्वेक्षण होता क्या है, सर्वे शोध होता क्या है। तो सर्वे शोध का तात्पर्य प्रतिदर्शन तथा प्रश्नावली विधियों द्वारा जनमत के मापन से है, ऐसा चैपलिन ने कहा है। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रतिदर्शन तथा प्रश्नावली। प्रतिदर्शन का प्रयोग होता है सैंपलिंग, और प्रश्नावली जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनरी मेथड के आधार पर, यानी जो जनमत लिया जाता है, जो लोगों के द्वारा उनके विचारों को लिया जाता है किसी भी समस्या से, किसी भी परिस्थिति से संबंधित, जो कुछ भी, चाहे वह सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे वह शैक्षिक परिस्थितियां हो, इन दोनों में से जो भी परिस्थिति बनती हो, उससे संबंधित जो लोग हैं, जो जनमानस है, जो व्यक्ति उससे संबंधित है या जो समूह संबंधित है, ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं,
उसमें से कुछ लोग, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ही केवल उस समस्या से संबंधित है, हम उसको सीधे सीधे उसके पास पहुंचते हैं और अपने सर्वेक्षण की जो विधियां हैं, विधियां का प्रयास है जिसमें प्रश्नावली अर्थात प्रश्नों की एक अच्छी सूची बनाई जाती है, उस समस्या से संबंधित, उसके रुचि संबंधित, उसके विचारों संबंधित, उसके रुझानों मनोवृत्तियों संबंधित, उसकी लिंग क्या है, आयु क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, साहित्य क्या है, यानी उसके दर्शन क्या है, हर चीज पर आधारित प्रश्नावली बनाई जाती है, अलग अलग बनाई जाती है, जिससे उसकी अभिरुचि को जाना जा सके, उसकी रुचि को जाना जा सके, उसकी उपलब्धि को, उसकी सृजनात्मक शक्ति को, उसके जो सामाजिक स्तर हैं, उसके जो राजनीतिक पकड़ है, इन तमाम चीजों से लेकर के हम हर भाग से प्रश्नों को एक तरह से निर्मित करते हैं और जो वह सूची बनती है उसी को हम अनुसूची या शेड्यूल कहते हैं, उसी को हम परिपत्र कहते हैं। अब इसके आधार पर जो भी प्रदर्शन या सैंपलिंग हम लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर सिंगल व्यक्ति है तो उसी के साथ हम अपना सब कुछ प्रश्नावली जो प्रश्न है उसको पूछेंगे, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए उन प्रश्नों का उसे साक्षात्कार किया जाता है। और दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए कि व्यक्तियों का समूह है, वह एक भीड़ है या उसे बहुत से लोग हैं, कोई एक कक्षा है या कोई एक वर्ग है, ऐसे जगह पर अगर कोई समस्या है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, उनके जनमत को मापने के लिए, उनके जनमत को जानने के लिए, विचारों से अवगत होने के लिए, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हम प्रश्नों का सहारा लेते हैं, उस पत्रावली का सहारा लेते हैं, उस क्वेश्चनरी मेथड के अंतर्गत जो भी कुछ अनुसूचित शेड्यूल बनाए गए हैं उसके तहत हम प्रश्नों को पूछते हैं और समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर सर्वे शोध का तात्पर्य प्रतिदर्शन यानी सैंपलिंग, जिसे हम न्यायदर्श कहते हैं, तथा प्रश्नावली विधियों द्वारा अर्थात क्वेश्चनरी मेथड के द्वारा जनमत के मापन से है, अर्थात लोगों के विचारों को मापने से है, उनको मेजरमेंट करने से है, उनका असेसमेंट करने से है। तो इस तरह से जो सर्वेक्षण विधि का मूल रूप से अर्थ होता है वह यही है कि इस विधि के द्वारा किसी भी समस्यागत, चाहे वह परिस्थिति हो, चाहे वह सामाजिक स्तर की हो, चाहे वह शैक्षिक स्तर की हो, उसमें से संबंधित व्यक्ति के पास जाकर के हम या अनुसंधानकर्ता सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है और उसका उत्तर प्राप्त करता है और वे प्रश्न उसी संबंधित होते हैं जो उस समस्या से ग्रसित है, जो समस्या उस स्थल की है या उस व्यक्ति के अंदर है। उन समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को पूछ करके उनके भावों को, उनके विचारों को, अभिव्यक्ति को जानने का प्रयास करता है और उसके आधार पर समस्या की जड़ तक पहुंचता है, उसको निर्मूल करने का प्रयास करता है और अंत में उससे संबंधित जो आंकड़े होती हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालता है और प्रतिवेदन देता है। तो हम सर्वेक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से जब हम इसको अलग अलग प्रकारों में देखते हैं तो सबसे पहला प्रकार मिलता है विवरणात्मक, डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव मेथड जो होता है वास्तव में बहुत ही आज के लिए उपयोगी है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी परीक्षा संबंधित, किसी भी समस्या संबंधित, क्षेत्र से संबंधित हम विवरणात्मक माने डिस्क्रिप्टिव मेथड को ही अपना रहे हैं। इसमें होता क्या है, यानी प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जाती है उससे संबंधित और उससे प्रश्नों को पूछा जाता है, यानी उसमें पूर्व से लेकर के वर्तमान और भविष्य में उनके क्या रुचियां हैं, क्या चाह है, उनके विचार कैसे हैं, इन तीनों चीजों को जानने का पूरी तरह से प्रयास होता है। अब ये विवरणात्मक जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे पूछा जाए कि इस विद्यालय में आपको पढ़ने की रुचि क्यों है, वहां के लोग कैसे हैं, कर्मचारी कैसे हैं, शिक्षण विधियां कैसी होती हैं, खेल कूद से संबंधित क्या चीजें होती हैं, जो करिकुलम कोर्सेज चलाए जाते हैं, क्या उनसे संबंधित कोई कार्य होता है, क्या कुछ सोशल अवेयरनेस का भी वर्क होता है। यानी हम एक शिक्षण संस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन समस्त प्रश्नों को बनाएंगे और उन बच्चों की रुचियों को जानने का प्रयास करेंगे, किन किन क्षेत्रों में इनका विशेष योगदान है, किसमें इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, किसमें इनका इंटरेस्ट हो रहा है, कहाँ पर ये अपने को अपने उससे दूर रखना चाहते हैं। इन समस्त चीजों से संबंधित प्रश्नों को डालते हैं तो उसमें जब प्रश्न पूछा जाता है तो वह बालक, वह छात्र या वे लोग, वे व्यक्ति उससे संबंधित अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब यह विवरणात्मक या डिस्क्रिप्टिव जो सर्वे होता है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है जनसमूह का, दूसरा होता है व्यक्ति अध्ययन, तीसरा है सहसंबंधात्मक और चौथा है पृष्ठोन्मुखी। यानी विवरणात्मक
जो सर्वेक्षण है यह 4 भागों में विभाजित होता है। हमने 4 प्रकार से इस सर्वेक्षण को किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे जो जन समूह सर्वे है माने मास सर्वे, मास सर्वे माने जन समूह, लोगों का एक समूह, एक ग्रुप है, एक वर्ग है, और उस वर्ग में जो कुछ भी समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक समग्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें से कुछ हमें सैंपलिंग करनी पड़ेगी। यानी अगर मान लीजिए उसमें 100-200 लोग हैं ऐसे समूह में जिसमें सदस्यों की संख्या लगभग 200 है, तो हम 200 लोगों से अगर अलग अलग सर्वे करते हैं, उनसे प्रश्नों को पूछते हैं, तो इसमें समय ज्यादा लगता है। लेकिन अगर वो समूह है, उनके विचार लगभग एक होते हैं क्योंकि उसी के समर्थक होकर के वे आगे बढ़ते हैं, तो उसमें से क्या करना चाहिए, उसमें से 20%, अगर 200 हैं तो उसका 20% यानी 40 लोगों को चयनित कर लेना चाहिए, और ऐसे 20% लोगों को अपनी सैंपलिंग में अर्थात अपने उस अनुसंधान में सम्मिलित करने से प्राय है कि जो 20 लोगों के द्वारा हम कुछ भी अपना अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, जो भी उनका विवरणात्मक या डिस्क्रिप्टिव मेथड के द्वारा हम सर्वे कर रहे हैं, वे जो कुछ भी उत्तर देते हैं, समस्या के समाधान के लिए जो कुछ भी अपने मत व्यक्त करते हैं, जो कुछ भी अपने उस एटीट्यूड को दिखाते हैं, मनोवृत्तियों को दिखाते हैं, या उनका जो उसमें विश्वास है, फेथ है, ट्रस्ट है, ऐसी चीजों को जो भी कुछ वो कहेंगे वे समग्र पर लागू होगा, अर्थात वह समस्त लोगों का, 200 लोगों का विचार माना जाएगा। यह तो एज ए एग्जाम्पल है। इसी तरह से किसी भी शिक्षण संस्था में, किसी भी सामाजिक संस्था में, किसी भी राजनैतिक संस्था में अगर हम इन चीजों पर अध्ययन करने के लिए मास सर्वे के रूप में जाते हैं, तो उसमें हम सबको ना लेकर के उसमें से सैंपलिंग करते हैं, उसको हम न्यायदर्श कहते हैं या प्रदर्शन कहते हैं। और वही जो प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदर्श होता है, यानी वह एक तरह से सबका रिप्रेजेंटेटिव होता है। कहने का प्राय है कि जो 100 लोगों में से हम 10 लोगों को पकड़ते हैं, ऐसे ही लोग जो कुछ भी विचार व्यक्त करेंगे वे 100 लोगों के विचार माने जाएंगे। तो इसमें देखिए जन समूह सर्वे, मास सर्वे में क्या भाव होता है, यानी समग्र के कम से कम 20% सदस्यों को सर्वे में शामिल करना चाहिए। यानी अगर वर्ग है, समूह है, तो उसमें से 20% लोगों को अगर हम रख लेते हैं तो इससे विश्वसनीयता बढ़ती है, उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो वैधता है, उसमें जो प्योरिटी है, शुद्धता है, ये भाव अधिक से अधिक निखर करके आता है। अगर उसमें से हम कम लोगों को लेते हैं तो हो सकता है वे द्वेष बस, ईर्ष्या बस या अधिक प्रशंसा बस अपनी चीजों को चढ़ा बढ़ा करके बता सकते हैं, कम करके बता सकते हैं, वस्तुओं को तोड़ मड़ोड़ कर बता सकते हैं। इसलिए कम से कम 20% सदस्यों को राय को लेकर के जब उसका हम एक तरह से कोरिलेशन लेते हैं, उसका हम एक तरह से समीक्षा करते हैं, तो उसके आधार पर जो रिजल्ट तैयार होता है, जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वह समग्र पर लागू होता है। इसका मूल भाग समझने के लिए है कि समग्र में से कम 20, तो समग्र माने पॉपुलेशन या यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में से जो हमें सैंपलिंग करना है, न्यायदर्श बनाना है, वह 20% कम से कम होना चाहिए। दूसरा जो सर्वे है विवरणात्मक का, वह व्यक्ति अध्ययन, जिसे हम केस स्टडी कहते हैं। व्यक्ति अध्ययन से प्राय होता है कि कभी कभी कक्षा में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो समस्या उत्पन्न करते हैं, झूठ बोलना, अपराध करना, कक्षा में देरी से आना, पढ़ने में मन ना लगना, लोगों को परेशान करना या खेलकूद इत्यादि कार्यों में बाधा पहुंचाना। तो ऐसे बच्चों को हम समस्यात्मक बोलते हैं, और उनके इन समस्याओं को निदान के लिए, निदान में डायग्नोसिस करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए जो अनुसंधान करता है उसको व्यक्तिगत रूप से उसके पास जाना पड़ता है, उसके लोगों से मिलना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों की एक श्रृंखला बनावे, सूची बनावे, जो उसके अभिभावकों से भी संबंधित हों, उसके पास पड़ोस के लोगों से भी संबंधित हों, स्वयं उससे संबंधित हों, उसके मित्रों से संबंधित हों, शिक्षकों से संबंधित हों, और विद्यालय के अन्य कर्मचारियों से भी रिलेटेड हो। इससे क्या होता है कि जब हम अलग अलग लोगों के विचार उस एक व्यक्ति के बारे में लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग उसके समर्थक हैं, सब लोग झूठ बोलेंगे। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे, चाहे पास पड़ोस के लोग होंगे, चाहे उसके मित्र ही कुछ ऐसे होंगे जो हो सकता है उससे भीतर से उतना ना जुड़े हुए हों, तो उसकी सच्चाई को बता सकते हैं, उसकी परेशानियां क्या, उसकी समस्या क्या, उसको बता सकते हैं। इसलिए इसमें जो केस स्टडी में होता है
कि बच्चे के लिए, उस छात्र के लिए, उसका जो अध्ययन करना है, उसकी समस्याओं का निदान करने के लिए हम कई लोगों से संबंध जाकर के जोड़ते हैं और उनके द्वारा उन प्रश्नों को पूछते हैं, उनका उत्तर लेते हैं और उस उत्तर के आधार पर हम उसकी समीक्षा करते हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयां क्या हैं, इन दोनों में जो ग्राफ अधिक होगा उसी के आधार पर हम निष्कर्ष को निकाल लेते हैं। मान लीजिए कई छात्रों या कई लोगों को या समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, हमको सबका अध्ययन करना है, तो व्यक्तिगत अध्ययन में ही होता है, केस स्टडी में ही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग समय में अध्ययन किया जाए, एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे केस स्टडी या जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री के रूप में भी इसे माना जाता है। यानी इसका जो व्यक्ति अध्ययन है, केस स्टडी है, या एक तरह से उसके जीवन के इतिहास पर डिपेंड होता है। जीवन के इतिहास माने वह शुरू से कब से जो समस्या उत्पन्न हुई उसके बहुत पहले पूर्व में जाना पड़ता है, वर्तमान में क्या स्थिति है, दोनों का कंपैरिजन जब करते हैं तभी वास्तविक स्थिति उस सामने आ पाती है। इस प्रकार से जो सर्वे होता है व्यक्तिगत अध्ययन वाला, केस स्टडी वाला, इसमें एक या अनेक व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तिगत असंतोष का अध्ययन करना, यानी इसकी जो मूल विषय वस्तु है क्या है, अनसेटिस्फैक्टरी, असंतोष। यानी जब किसी कार्य के प्रति किसी के मन में असंतोष होगा तभी समस्या उत्पन्न होती है। समस्या जब आएगी तभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है, वह अपनी इच्छाओं की जब भी तृप्ति नहीं कर पाता है तो उसके अंदर एक तरह से अनसेटिस्फैक्शन का भाव आता है, असंतोष का भाव आता है, चाहे वह द्वेष हो, चाहे घृणा हो, चाहे कोई अपराध की प्रवृत्ति हो, चाहे उसकी नेगेटिव मनोवृत्ति हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए हम उस छात्र का या उस व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, जिसके लिए उसके पूर्व के समय को, वर्तमान के समय को, उसके अन्य लोगों से संबंधित जो हैं ऐसे समस्त लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाते हैं, सूची बनाते हैं, जिसके आधार पर अलग अलग लोगों से राय लेते हैं, विचार लेते हैं और उसके आधार पर उसको जांचने का प्रयास करते हैं कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, क्यों हुई है, कैसे, क्यों और कब से। इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें अन्य अन्य लोगों से उससे संबंधित जो हैं उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उनसे प्रश्नों के द्वारा उनके उत्तर को, भाव को जानने का प्रयास करना पड़ता है। अब इसमें जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे के अंतर्गत जो तीसरा भाग होता है वह देखिए सहसंबंधात्मक माने कोरिलेशन सर्वे होता है। सहसंबंधात्मक का प्राय होता है कि इसमें 2 चरों के बीच में उनके रिलेशन को देखा जाता है, उनके संबंध को देखा जाता है। जैसे अध्यापक और छात्र, क्या दोनों एक दूसरे के प्रति उत्सुक हैं? क्या अध्यापक पढ़ाना चाहता है? क्या छात्रों को पढ़ाने में उसकी रुचि है? या छात्र अपने शिक्षक के उन बातों को सुनना चाहते हैं? क्या उसकी शिक्षण विधियों से संतुष्ट हैं? तो इस प्रकार से एक चर शिक्षक होता है, दूसरा चर छात्र होता है। इन दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार से उन लोगों के अंदर सहानुभूति है, एक दूसरे के प्रति कुछ जानने की, अधिगमन करने की इच्छा है, जब तक हम इसको नहीं देखेंगे तब तक उसके कोरिलेशन को, उसके सहसंबंधों को हम जान नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए, एक रिसर्चर को क्या करना चाहिए कि वह दोनों चरों को, अर्थात दोनों व्यक्तियों को जो समस्या से संबंधित है और जो समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना आ रही है, इन चीजों को देखने के लिए उनके विचार एक दूसरे के प्रति क्या है, उनकी मनोवृत्ति एक दूसरे के प्रति क्या है, इनसे संबंधित हम प्रश्नों की सूची बनाते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षक से अलग पूछते हैं, छात्र से अलग पूछते हैं, मान लीजिए किसी सामाजिक संस्था की बात है तो वहाँ के कर्मचारियों से अलग पूछते हैं, और जो वहाँ पर कार्य करने वाला है जिससे समस्या उत्पन्न हुई, उन दोनों के बीच में एक तरह से कंपैरिजन किया जाता है, एक तरह से उनके संबंधों को जांचने का प्रयास किया जाता है। इसका जो चौथा भाग आता है वह पृष्ठोन्मुखी माने रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे, यानी विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव सर्वे के अंतर्गत जो चौथा भाग आता है वह पृष्ठोन्मुखी अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव मेथड होता है। इसमें क्या होता है, पृष्ठोन्मुखी में यानी पूर्व घटित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो कुछ घटनाएं अब तक घट चुकी हैं, जो कुछ आज के पहले बीत चुका है या इस समय के पहले बीत चुका है, उस समय मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी अनुशासनहीनता हुई है, किसी प्रकार की कोई ऐसी मनोवृत्ति आई है जो किसी को हर्ट कर रही है, क्यों कर रही है, या इसके पहले क्या घटनाएं घटित हुई है, इन समस्त चीजों को जानने के लिए हम करते क्या है, जो व्यक्ति उससे संबंधित है, जो उसके विषय में कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, जो उसको जानता है, देखा है या उस समय उपस्थित रहा है,
ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो उस घटना के विषय में, उस परिस्थिति के विषय में सही जानकारी दे सके। क्योंकि पृष्ठोन्मुखी जो होता है, अर्थात जो उसके प्रति जो बीत रही घटना, उसके प्रति जो उन्मुख, जो जानकार है, जो उसमें कुछ अपनी रुचि दे रहा है, ऐसे लोगों से हम क्या करेंगे, माने अनुसंधानकर्ता क्या करेगा, उन पूर्व में कैसे घटनाएं घटी, आप उसके विषय में क्या जानते हो, कब से जानते हो, और कितने लोग थे, इत्यादि प्रकार के एक प्रश्नों की श्रृंखला बनाते हैं और उन लोगों से प्रश्नों को पूछते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं या उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं या उसके एविडेंस के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव में हम क्या करते हैं, पूर्व घटित समस्याओं का अध्ययन करना जो उससे संबंधित होता है। इसमें जो जानकार व्यक्ति होता है, जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, कभी कभी क्या करता है, वह उस समस्या के विषय में तो सही चीज बताना चाहता है, कभी कभी वह जानता तो सही है लेकिन सही ढंग से ना बता, उसको कुछ चढ़ा बढ़ा कर बता देता, तोड़ मरोड़ कर चीजों को बताता है। कभी क्या होता है, घटनाएं गलत होती हैं फिर भी उसे सही बताने का प्रयास होता है, कभी कभी घटनाएं बिल्कुल गलत होती हैं फिर भी उसी तोड़ मरोड़ करके सही बताने का प्रयास होता है। तो उसी को देखिए कि पूर्व घटित समस्याओं का अध्ययन करना जो उससे संबंधित हो। इसका अभिप्राय है कि जो भी बालक या व्यक्ति उस घटना से संबंधित हैं, ऐसे लोगों से सूचना याद हो और सही रूप में बताई जाए। ऐसा कहा जाए कि क्या तुम उस समस्या के बारे में जानते हो, वह कब घटना घटी है, उसके विषय में तुम्हारी क्या राय है। तो उसके लिए शर्त तो हम रख सकते हैं कि आप सही बताओ, आपको कुछ अवार्ड दिया जा सकता है, ना चीजें सही होंगी तो उसके लिए आपको कुछ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। दोनों प्रकार के भावों को रख करके हमें प्रश्नावलियों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या आती हैं, दिक्कत यही आती है कि जब एक अनुसंधानकर्ता ऐसे लोगों से जो घटना के गवाह हैं, जो घटना के वास्तव में करने वाले हैं, ऐसे लोगों जब प्रश्नों को पूछता है तो होता क्या है, सूचना याद होने पर भी ऐसे लोग क्या करते हैं, सही रूप से उसको बताने का प्रयास नहीं करते। जबकि नियम क्या होता है, जो भी सूचना है, जो भी घटना है, उसको सही रूप से बताया जाए। दूसरी शर्त होती है, सही सूचना को सही रूप से ही बताया जाए। लेकिन होता क्या है, सही सूचना को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। तीसरी दिक्कत क्या आती है, सूचना गलत याद हो किंतु सही रूप में बताई जाए। जो चीज, जो इंफॉर्मेशन है वह उनको सही याद नहीं है, गलत रूप से याद है, लेकिन फिर भी उसको सही बताने का प्रयास करते हैं। सूचना गलत याद हो पर उसे तोड़ मरोड़ कर बताई जाए, मानी सूचना तो गलत है ही, उसको याद भी नहीं है, फिर भी उसे तोड़ मरोड़ कर सही बताने का प्रयास किया जाता है। तो जो पृष्ठोन्मुखी अर्थात जो रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे के अंतर्गत समस्याएं आती हैं, वह समस्या यही है कि जब अनुसंधानकर्ता ऐसे लोगों के समक्ष या प्रत्यक्ष में पहुंचता है, उनसे प्रत्यक्षीकरण करता है, परसेप्शनाइजेशन होता है, तो ऐसे समय में जब सूचना के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो जो सूचना दाता है, जो उत्तरदाता है, वह करता क्या है, सूचना सही याद होने पर उसको या तो सही भी बता सकता है, सूचना याद होने पर उसे तोड़ मरोड़ कर बता सकता है, मतलब उसमें कुछ चीजें काट भी सकता है, कुछ चीजें बढ़ा भी सकता है। सूचना याद ना होने पर भी उसे सही बताने का प्रयास करता है, सूचना याद ना होने पर भी, गलत होने पर भी उसे तोड़ मरोड़ कर सही बनाने का प्रयास, या कभी कभी सही चीजों को गलत बताने का प्रयास किया जाता है। इसलिए जो पृष्ठोन्मुखी सर्वे होता है, इसमें थोड़ा सा पक्षपात या अपना कोई बहुत खास है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ भाव आ जाता है, जिससे इस प्रकार का जो सर्वे होता है वह कहीं ना कहीं उसमें विश्वसनीयता, वैधता की कमी दिखाई पड़ती है। इसमें करना क्या चाहिए, इससे संबंधित कम से कम 2-3 लोगों को पकड़ना चाहिए। ऐसे लोगों से अलग अलग समय में इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाए, जानकारी को लिया जाए, तो उसमें सूचनाओं को कौन तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है, कौन सही ढंग से बता रहा है, कौन सही चीजों को गलत बता रहा है, या कोई गलत चीज को सही क्यों साबित करना चाहता है। इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जब उसका हम कंपैरेटिव एक तरह से सर्वे करते हैं, स्टडी करते हैं, तब मालूम होता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, वास्तविक समस्या क्या है, उससे जुड़े हुए लोग क्या है, घटनाएं कहाँ घटित हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में सही जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। अब दूसरा भाग इसका जो आता है वह मूल्यांकन सर्वे है, जिसे हम एवेल्यूटिव सर्वे कहते हैं।
तो इवैल्यूएटिव का अभिप्राय होता है किसी मूल्यांकन करना। मूल्यांकन तभी होता है जब कार्य हो चुका होता है। इसके लिए देखिए दो मूल रूप से विधियां आती हैं। पहली विधि के अंतर्गत आती है कालानुक्रमिक और दूसरी होती है अनुप्रस्थ काट। कालानुक्रमिक का अभिप्राय होता है लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच। इसके अंतर्गत दो विधि बनती है, एक दीर्घकालिक होती है और एक लघुकालिक होती है। अर्थात एक प्रकार के मूल्यांकन सर्वे में समय ज्यादा लगता है और दूसरा प्रकार जो होता है वह कम समय में किया जा सकता है। तो पहले हम कालानुक्रमिक को देख लेते हैं कि कालानुक्रमिक लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच क्या होता है। यानी इसके अंतर्गत देखिए दीर्घकालिक और लघुकालिक, माने दीर्घकालिक जिसमें ज्यादा समय लगता हो, लघुकालिक जिसमें कम समय लगता हो। इससे संबंधित हम समस्याओं को लेकर के उस पे प्रश्नों को एक श्रृंखला बना करके पूछने का प्रयास करते हैं, समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग शैक्षिक स्तरों पर एक ही बालक या कक्षा के छात्रों का अध्ययन, पुनः कुछ अवधि के बाद उनका मूल्यांकन करना। समय कम या अधिक लग सकता है। कहने का प्राय है जो कालानुक्रमिक होता है इसमें किसी भी कक्षा का, जैसे मान लीजिए कक्षा 5 है, कक्षा 7 है, कक्षा 9 है, इन स्तर के बच्चों की रुचि क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है, उनकी सृजनात्मक शक्ति क्या है। अगर इस तीनों स्तरों को हमें जांचना है तीन अलग अलग स्तर पर, तो अनुसंधानकर्ता को एक ही साथ एक एक कक्षा में जाकर के अपने उन प्रश्नों के द्वारा उनकी रुचियों को, उनकी उपलब्धियों को और उनके जो क्रिएटिविटी एक्टिविटी है, इन चीजों को जानने के लिए वह प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर लेता है और अलग अलग स्तर पर, मान लो कक्षा 7, 6 है, 5 है, 7, 8 जो भी हमने कक्षा डिसाइड किया है, उन कक्षाओं में जाकर के वह अलग अलग प्रश्नों को पूछ करके उस पूरी कक्षा के राय को जान सकता है। इसमें अगर वह तत्काल किसी समस्या का समाधान करना चाहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्पकालिक या लघुकालिक। लेकिन कभी कभी होता है कि आज तो बच्चे कुछ बोल रहे हैं, दूसरे दिन पूछने कुछ और बोलते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। समय ज्यादा लगने का प्राय है किसी भी समस्या का समाधान हम तत्काल नहीं कर पाते, बल्कि उसमें हमें कुछ दिवसों का या महीनों का भी समय लग सकता है। इसलिए उसके सुधार के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक अनुसंधानकर्ता को, एक रिसर्चर को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि वह समस्या के मूल समाधान तक पहुंच नहीं पाता है। तो कालानुक्रमिक माने लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच में ही होता है कि इसमें अलग अलग शैक्षिक स्तरों पर एक ही बालक, माने बालक एक ही हो या कक्षा एक ही हो या उसके स्तर भले अलग अलग हो, हम अलग अलग स्तर है तो अलग अलग रूप से, कक्षा अलग अलग है तो अलग अलग कक्षाओं में जाकर के, या बालक एक है तो उस बालक का व्यक्तिगत रूप से हम सर्वे करते हैं, उसका एक अध्ययन करते हैं, उसकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, यानी एक बार जो कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं या अनुसंधानकर्ता उस प्रश्न उत्तरदाता के द्वारा जो कुछ भी उत्तर प्राप्त करता है उसके मनोवृत्ति या विचार को जानता है, वह एक समय नोट करता है, फिर कुछ समय बाद जाकर के उन्हीं प्रश्नों को उसे दोहराता है, उसका उत्तर लेने का प्रयास करता है। दूसरी बार में उसके विचार या मत रुझान क्या है, इन दोनों को टैली करता है, उस समय वह उसका कंपैरिजन करता है। तो इसमें शर्त ये होती है कालानुक्रमिक में कि एक बार उसी बालक से, उसी कक्षा से जो कुछ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुछ समस्या विषय में जानकारी ली जाती है, उन्हीं समस्याओं संबंधित प्रश्नों को पुनः कुछ समय बाद कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जाकर के पुनः पूछा जाए और उसके आधार पर जो कुछ उत्तर प्राप्त होता है, पूर्व के प्राप्त उत्तरों को और इस समय के प्राप्त उत्तरों के बीच में संबंध कैसे हैं, अंतर क्या है, समानता क्या है, असमानता क्या है, इसको जांचने का प्रयास किया जाए। इसका जो दूसरा भाग होता है अनुप्रस्थ काट, माने क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल का प्राय होता है कि एक ही आयु स्तर पर कक्षा के बालकों की रुचियों आदि का अध्ययन करना। यानी जो अनुप्रस्थ काट होती है इसमें एक ही आयु स्तर का कोई बालक हो या कक्षा हो, उनकी रुचियों आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें स्तर को अलग नहीं किया जाता है, एक ही स्तर के, मान लीजिए कक्षा 5 के बच्चों के बुद्धि स्तर को जानना है, उनके आयु स्तर को जानना है, उनके रुचि को जानना है, तो हम एक स्तर को उठाते हैं और उससे संबंधित कक्षा में प्रश्नों को पूछते हैं और बच्चे जो कुछ बताते हैं वह सब पर लागू होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, अनुप्रस्थ काट। इसको हम क्रॉस सेक्शनल के रूप में, सर्वे के रूप में मानते हैं। क्रॉस सेक्शनल सर्वे आज का सबसे अच्छा और उपयोगी सर्वे माना जा रहा है, क्योंकि एक ही कक्षा में एक साथ जाकर के हम समस्त बच्चों के विचारों को
आसानी से जान सकते हैं, उनकी रुचियों को भाप सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो मूल्यांकन सर्वे है, एवेल्यूटिव सर्वे है, इसमें कालानुक्रमिक और अनुप्रस्थ कार्य, कालानुक्रमिक अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच और अनुप्रस्थ कार्य क्रॉस सेक्शनल के रूप में किस प्रकार से कार्य करना है उसको आपने समझा। अब आता है सर्वेक्षण के प्रकार में तीसरा, जिसे हम तुलनात्मक कंपैरेटिव सर्वे कहते हैं। कंपैरेटिव सर्वे में क्या होता है, इसमें दो चर होते हैं, भिन्न भिन्न स्तरों पर आश्रित चरों की तुलना करना, यानी जैसे किसी दो विद्यालयों के या दो विभागों की परस्पर तुलना करनी हो, तो उसमें हमें जो चीजें, जो चर लेने हैं, चर कपड़ा है, जैसे मान लीजिए उस विद्यालय में शिक्षक की क्या स्थिति है, छात्रों की क्या स्थिति है, शिक्षण विधियों की क्या स्थिति है, अनुशासन कैसा है, छात्रावास की व्यवस्था कैसी है इत्यादि। दोनों विद्यालयों में हम एक एक टॉपिक पर उसका कंपैरिजन करते हैं, यानी वहां की प्रवेश प्रक्रिया कैसे चलती है, दूसरे विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया क्या चल रही है, वहां पर अनुशासन कैसा, वहां का अनुशासन कैसा है। इस तरह से हम जो भी चर या आंकड़े डिसाइड करेंगे वे समान रूप से दोनों में होने चाहिए, तभी उसका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। तुलना का प्राय है कि उसमें कम से कम समानता या बराबरी जरूर होनी चाहिए, और उसी के आधार पर हम उसमें कमियां या अच्छाइयां जो कुछ होती हैं उसको बता सकते हैं। इसलिए एक अनुसंधानकर्ता को जब भी ऐसी संस्थागत या सामाजिक समस्याओं को जांचना हो, आंकना हो और सर्वेक्षण मेथड से आप देखना हो, तो उसमें सबसे पहले उसको न्यायदर्श के रूप में उसके जो आंकड़े हैं, जो उसकी परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसमें इन आंकड़ों को, इन तथ्यों को, इन टूल्स को, टेक्निक्स को जरूर रखना चाहिए, जिसके आधार पर वह एक दूसरे का अध्ययन कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। इस तरह से आपने आज क्या देखा, सबसे पहली बात है सर्वेक्षण अनुसंधान क्या होता है। सर्वे शोध का तात्पर्य प्रदर्शन प्रश्नावली विधियों द्वारा जनमत के मापन से, चैपलिन ने इसको कहा है, यानी जो भी प्रदर्शन है, प्रश्नावली, जो सैंपलिंग है या क्वेश्चनरी है, इसके आधार पर हम उस समाज में जाते हैं, उस संस्था में जाते हैं, जिसके आधार पर हम प्रश्नों को पूछते हैं, उसमें उसको सैंपलिंग लेते हैं, कुछ लोगों के द्वारा जो कुछ भी उत्तर दिया जाता है सब पर लागू माना जाता है। अब इसको यहाँ पर उद्देश्य की दृष्टि से विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया, जिसमें विवरणात्मक, मूल्यांकन और तुलनात्मक तीन भाग बनाए गए। विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव में आपने देखा जनसमूह सर्वे, मास सर्वे, जिसके अंतर्गत समग्र के कम से कम 20 सदस्यों को सर्वे में शामिल करने का यह विषय वस्तु या उद्देश्य जो होता है निश्चित किया जाता है। दूसरा इसका भाग जो बताया गया वह व्यक्ति अध्ययन अर्थात केस स्टडी के रूप में, इसमें एक या अनेक व्यक्तियों का अलग अलग समय में व्यक्तिगत रूप से उनके जो इतिहास है, जो उनका जीवन है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, उनकी दिनचर्या आदि के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत असंतोष उनके अंदर क्यों हो रहा है इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। इसका जो तीसरा भाग है वह संबंधात्मक कोरिलेशन सर्वे के रूप में आता है, जिसके अंतर्गत हम दो चरों के बीच में संबंधों को देखते हैं, दो लोगों के बीच में उनके संबंध क्या, उनके विचार क्या है, उनकी पहुंच क्या है, उनकी सहानुभूति क्या, उनकी ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि के जो भी भाव होंगे उन संबंधों को देखने का प्रयास करेंगे कि धनात्मक रूप में जा रहे हैं, ऋणात्मक जो बना है कि उसमें जीरो है क्या है। फिर चौथा इसका जो भाग आपने देखा वह पृष्ठोन्मुखी माने रेट्रोस्पेक्टिव था। रेट्रोस्पेक्टिव में आपको बताया गया कि यह एक दीर्घकालीन जो घटनाएं घट चुकी हैं उससे संबंधित जो कुछ भी प्रत्यक्षदर्शी लोग होते हैं या जुड़े हुए लोग होते हैं उनसे कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसके आधार पर वे सूचनाएं जो उनको याद होती उसको सही भी बता सकते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर भी बता सकते हैं, सही होने पर भी गलत बता सकते हैं, गलत सूचनाओं को सही बता सकते हैं। इस प्रकार से हम इस पृष्ठोन्मुखी माने रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में, सर्वे में इस प्रकार का कार्य करके हम उनकी जानकारियों को प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्वसनीयता थोड़ा कम हो जाती है। अब आता है इसका जो दूसरा भाग बताया गया मूल्यांकन सर्वे, एवेल्यूएटर सर्वे का प्रारूप है। इसमें कालानुक्रमिक लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच होता है और दूसरा अनुप्रस्थ का क्रॉस सेक्शनल अप्रोच होता है। यानी जो कालानुक्रमिक होता है इसमें किसी भी शैक्षिक संस्थाओं में जो कुछ भी समस्याएं हैं उसमें एक या अलग अलग छात्रों का हम एक समय में उसका अध्ययन करते हैं और पुनः कुछ समय बाद उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं छात्रों से उन्हीं कक्षा में जाकर के पूछते हैं और उन दोनों के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं कि उसमें अंतर कितना है या उनके व्यवहार में चेंजिंग कितनी हो रही है, इसका मूल्यांकन करना। अब इसमें समय कम भी लग सकता है, अधिक भी लग सकता है, या अनुसंधानकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शनल में आपने क्या देखा, इसमें यही था कि एक ही आयु स्तर या कक्षा के बालकों की रुचियों आदि का अध्ययन करना, मान एक ही बालक को, एक ही कक्षा के हो, चाहे कक्षा 6 के हो, चाहे कक्षा 7 या किसी भी कक्षा के हो या किसी भी समाज के हो, ऐसे लोगों के क्या विचार हैं, उनकी क्या रुचि है, जो भी समस्या उसके संबंध में क्या बताना चाहते हैं, उनके मतों को, विश्वासों को जानने का प्रयास करना, उसका मूल्यांकन करना, अध्ययन करना।
जो तीसरा भाग इसका आता है कंपैरेटिव सर्वे यानी तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। इसमें आता है कि भिन्न स्तरों पर आश्रित चरों की परस्पर तुलना करना। इसमें दो चर होने जरूरी है, उन दोनों चरों में जो समानताएं हैं, जो भाग हम आंकड़ों के रूप में डाटा के रूप में कलेक्ट करें, जो प्रदत्त ले रहे हैं, उसमें यही देखने का प्रयास करना चाहिए कि दोनों में समान रूप से वे आंकड़े जरूर सन्निहित हों, जिसके आधार पर हमने न्याय दर्श को बनाया है, जिसके आधार पर हम उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, जिसके आधार पर हम उसकी व्याख्या करना चाहते हैं, और उस व्याख्या का आधार जो निष्कर्ष निकलेगा उसका एक प्रतिवेदन रिपोर्टिंग भी करना जरूरी होता है। इस तरह से जो अनुसंधान सर्वे है, इसमें आपने दोनों भागों को देखा, एक डाटा कलेक्शन के आधार पर और दूसरा उद्देश्य के आधार पर। इसका जो प्रकार है, जो वर्गीकरण है, उसमें मूल चीजें यही पाई गई कि ऐसे सर्वेक्षण विधि में दो लोग कम से कम होने चाहिए, एक प्रश्नकर्ता हो, दूसरा उत्तर को देने वाला हो। जब तक प्रश्नकर्ता प्रश्न को नहीं पूछेगा, उत्तरदाता उसको उत्तर को नहीं देगा, यानी आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से अवगत होना, उनसे बातचीत करना, उनके विचारों को जानने का प्रयास करना, यही सर्वेक्षण विधि का मूल उद्देश्य होता है। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कुछ विषय वस्तु, चाहे वह तकनीकी संबंधित हो शिक्षा की, चाहे शिक्षा में अनुसंधान से संबंधित हो, अन्वेषण संबंधित हो, या उसमें स्टैटिक्स संबंधित हो, या उसकी साइकोलॉजी संबंधित हो, या भाषा शिक्षण में किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को प्राप्त करना हो, तो बेल आइकॉन यानी जो घंटे के निशान है उसको आप दबा करके नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।